इंटरव्यू में दिया और कहा कि आने वाला ये 2023 2022 से भी ज्यादा मंद होने वाला है। बाय द वे, इस शब्द मंदी की मैं आपके सामने व्याख्या देना चाहता हूं। मंदी का अर्थ हुआ कि नॉर्मल जो तरीके से आपके जेब में पैसे हैं, सामान्य दिनों में जो आपके जेब में जो धन रहता है वो उसकी तुलना में कम हो जाए, ये मंदी कहलाती है। इकोनॉमिक्स की भाषा में समझा जाए तो यदि साल को 4 क्वार्टर्स में बांट दिया जाए, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, अगर साल को 4 क्वार्टर्स में बांट दिया जाए और लगातार 2 क्वार्टर यानी 2 तिमाही तक 3-3 महीने लगातार यदि 2 बार ऐसा हो कि आर्थिक विकास की दर तुलनात्मक रूप से धीरे हो रही हो या फिर तुलनात्मक रूप से कम हो और वो लगातार 2 बार कम रह जाए, तो इसे मंदी कहा जाता है। और इस मंदी में अगर आप पर क्या फर्क पड़ता है, तो इसकी परिभाषा केवल इतनी समझिए कि आपके पास जेब में धन कम होगा। जब आपके पास धन कम होगा तो आप खर्च कम करेंगे। आपके पास खर्च कम करेंगे तो जो निर्माता है, जो आपके लिए प्रोडक्ट्स पैदा कर रहे हैं, उनके पास में वस्तुएं पैदा करने का मौका कम विकसित होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास धन कम है तो आप कपड़े, मोबाइल, आपकी जरूरत के सामान शायद उनमें कटौती कर दें। अगर आप उनमें कटौती करेंगे तो मार्केट में उनका उत्पादन भी कम होने लगेगा, और यदि उत्पादन कम होने लगेगा तो उत्पादन में लगे हुए जो संगठन है या फिर जो उद्योग हैं, उनके विकास पर गहरा असर पड़ेगा। और अगर वहां पर असर पड़ा तो लोगों की रोजगार चले जाएंगे, और जब लोगों के रोजगार चले जाएंगे तो कुल मिलाकर के देश में एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा जैसे कि आप मंदी के रूप में भले ही व्याख्या दे दें, लेकिन वो बहुत हद तक बेरोजगारी से जुड़ी होगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि मंदी बहुत सारे कारक अपने साथ लेकर आती है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, धन की कमी, अर्थव्यवस्था की सुस्ती जैसे कई फैक्टर्स एक साथ पैरेलली चल रहे होते हैं। ठीक है, ये बात कितनी मायने रखती है और इस बात में इन्होंने क्या तर्क दिए, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने अपने तर्क में 3 तरह की बातें बोली, तीन बातों पर मेजर फोकस किया, और वो था कि अर्थव्यवस्था में वर्तमान में 3 बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चाइना, इस समय इकोनॉमिक बर्डन झेल रही हैं, यानी कि ये खुद ही आर्थिक व्यवस्था के अंदर सुस्ती देख रही हैं, और अगर इनके अंदर सुस्ती लंबे समय तक रहेगी तो उसका निश्चित ही नुकसान देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने इसी विषय के ऊपर थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करते हैं। आप तमाम अखबारों की कटिंग्स को यहां पर देख सकते हैं, जिनमें 3 कंट्रीज पर विशेष रूप से फोकस किया गया है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चाइना। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने इन्हीं की आर्थिक सुस्ती को ध्यान में रखते हुए विश्व के अंदर आर्थिक मंदी की बात कही है, यानी दुनिया के अंदर 1/3 जो रिसेशन जो है वो पूरी दुनिया के 1/3 हिस्से को इन 3 देशों की वजह से ही प्रभावित कर देगा। यहां पर इनका यह मानना है, थर्ड ऑफ वर्ल्ड रिसेशन इन दिस ईयर, ऐसा इन्होंने कहा है, क्योंकि 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी जीडीपी को होल्ड करती हैं। पूरे विश्व की जो कुल अर्थव्यवस्था है वो $100 ट्रिलियन की है, उसमें से अमेरिका और चाइना मिलकर के $45 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है। वहीं पर बाकी बचा जो यूरोपियन यूनियन है वो भी लगभग $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यानी आधे से अधिक अर्थव्यवस्था तो इन तीनों के पास ही है। ऐसी स्थिति में इनका मायना उच्च हो जाता है। साथियों, आपके सामने अर्थव्यवस्था में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का बयान जान लेना थोड़ा मायनेपूर्ण है, आप एक बार उसे अवश्य सुने। में किसी प्रकार की नकारात्मकता देखेंगे तो और देशों पर भी इसका असर स्वाभाविक रूप से पड़ने लगेगा। उनकी महंगाई के साथ साथ जो भी ब्याज दरें हैं वो बढ़ने लगेंगी, और उस वजह से उन जगह पर भी रिसेशन देखने को मिल जाएगा। इस तरह से क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने इस बारे में दुनिया को चेतावनी दी है। ठीक है, तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तीनों देशों के बारे में सबके अपने अपने कारण हैं, उम्मीद है आप सबने सुन लिया होगा। यहां पर आप सभी की कटिंग्स देख सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी इज हेडेड फॉर रिसेशन 2023, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और ऐसे ही दुनिया भर की जो फोरकास्ट करने वाली अर्थव्यवस्था के अंदर जो एनालिस्ट कंपनी है, उनमें से जेपी मॉर्गन का कहना है कि आने वाले समय 2023 में माइल्ड रिसेशन रहने वाला है, यानी कि मिला जुला सा रिसेशन रहने वाला है, और इसके अंदर मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रेडिक्शन इसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर इस बात को काफी अच्छे से फोकस किया गया है और कहा गया है कि दुनिया की जो इकोनॉमी है वो आने वाले समय में और ज्यादा खराब रहने वाली है। इस बारे में इन्होंने अक्टूबर में ही बता दिया था। तो आईएमएफ क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जाना जाता है। दुनिया के 190 देश इसके मेंबर हैं। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। साथियों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट, इस साल में पहली बार चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया की ग्रोथ के मुकाबले कम रह रही है, यानी कि कोरोना की वजह से यहां पर 100 बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर 6 महीने से लगातार घरों के दाम घट रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने चैनल पे एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से लीमैन ब्रदर्स जो है वो अमेरिका में रिसेशन के लिए जिम्मेदार बनी थी। उसके पीछे का बड़ा कारण भी यही था, जब घरों के दामों में कमी आने लगती है, इसका मतलब यह है कि मांग कम हो रही है, डिमांड्स कम हो रही हैं, और ऐसी स्थिति में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो उसका बहुत बड़ा असर, इकोनॉमिक स्लो डाउन का बहुत बड़ा फोरकास्ट घरों के दाम में कमी को माना जाता है। वर्तमान में चीन के अंदर 100 बड़े शहरों के अंदर 6 महीने से घरों के दाम में कमी दिखाई दे रही है। इसका अर्थ यह है कि लोगों के पास में पैसा नहीं है, यानी कि घर खरीदने के लिए इतनी मांग क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि जनसंख्या तो तुलनात्मक रूप से बढ़ ही रही है, तो घरों की खपत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी स्थिति को अगर प्रेडिक्ट और भाषा के साथ किया जाए तो आईएमएफ का कहना यह सही है कि चीन के हालात और सालों की तुलना में नेगेटिव रहने वाले हैं, और जब चीन प्रभावित होता है तो वर्ल्ड भी प्रभावित होगा, क्योंकि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था चीन है। दुनिया में अगर इसके बाद की बात की जाए तो यूरोप की बात की जाती है, यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश हैं। उन देशों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो भी मंदी की चपेट में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, ये जग जाहिर है। रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ उसकी वजह से यूरोप के अंदर जो ईंधन या गैस की पूर्ति थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए, इस वजह से महंगाई का असर सीधा सीधा ईयू पर भी दिखने लगा। अमेरिका की अगर बात की जाती है तो अमेरिका के अंदर हालांकि इतना जल्दी असर दिखाई नहीं पड़ सकता, फिर भी यहां की फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा जब भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग जो पैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक से लेकर दुनिया भर की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग वापस पैसे लेकर के फेड रिजर्व में जमा कराने लगते हैं। आपको याद होगा जब हमने आपके सामने, अगर गूगल पर आपको ये जानना हो तो मैंने पूरी तरह से इस पर केस स्टडी पढ़ाई हुई है, गूगल पर सर्च मार लीजिएगा, अंकित अवस्थी और लीमैन ब्रदर्स 2008 की मंदी, इस पर मैंने पूरा सेशन किया हुआ है। तो साथियों 2008 की जो मंदी थी उसके पीछे का कारण 2001 के समय जब अमेरिका पर आतंकी हमले हुए, उस
समय अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने द्वारा ब्याज दरों में कटौती करते हुए 5.75 से कम करते हुए ब्याज दरों को 1.75 कर दिया था। उस वजह से लोगों के पास बड़ी मात्रा में धन पहुंचा और धनों में अमेरिकी लोगों के द्वारा बड़ी मात्रा में निवेश प्रॉपर्टी के अंदर किया गया और दुनिया भर के शेयर मार्केट में किया गया। उसी धन को अमेरिकी बैंक ने वापस 2008 में मांग लिया, यानी ब्याज दरों को बढ़ा दिया। ब्याज दर बढ़ाने से लोगों ने अपने निवेश कम करके वापस अपने फंड जमा कराने शुरू कर दिए और दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ चली गई। ठीक उसी प्रकार से अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा इस समय पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है, इसका अर्थ फिर से देखा जा सकता है इंडिया जैसे मार्केट के अंदर जब हम बात करते हैं एफडीआई की, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, ये तो हम कंपनियों में देखते हैं, लेकिन जो शेयर मार्केट के अंदर एफआईआई आता है यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आता है, वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बाहर जाने लग रहा है। अर्थात फेड बैंक के द्वारा बढ़ी हुई ब्याज दरों के कारण लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हैं और वो लोग वापस अपने ब्याज के पैसे को जमा करा रहे हैं। दैट मींस मार्केट के दुनिया भर के जो देश हैं उनमें निवेश कम होने लगता है। इस प्रकार से फेड बैंक के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अर्थव्यवस्था को मंदी की तरफ धकेलता है। इसके साथ साथ आईएमएफ की चेतावनी भी है कि आने वाले समय में 2026 तक की अगर बात की जाए तो $4 ट्रिलियन का डी ग्रोथ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, $4 ट्रिलियन का डी ग्रोथ, यानी कि भले ही हम 100 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हों लेकिन अर्थव्यवस्था में कमी आने वाली है। 2026 तक वैल्यू कम हो जाएगी 4 ट्रिलियन की, यानी कि 4 ट्रिलियन हमारी वैल्यू कम होगी। टेक्निकली वो पढ़नी चाहिए। देखिए, अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ना एक सिद्धांततः ऐसी चीज है जो कि होती ही है। अर्थव्यवस्था में जब महंगाई बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और कीमतें बढ़ने पर अर्थव्यवस्था स्वतः ही एक नियत गति से बढ़ती चली जाती है और आकार बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी कम हो जाएगी, इसका अर्थ यह है कि हालांकि महंगाई बढ़े उसके बावजूद भी रिसोर्सेज क्रिएट ना हो पाए और वैल्यू इंक्रीज ना हो, ये मंदी की तरफ इंडिकेट करती हैं। साथियों, अगर आपके पास आईएमएफ का फोरकास्ट देखना है तो आप इसे देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 2023 के अंदर अगर हम बात करें तो 1.0 की वृद्धि दर दर्ज की जाएगी। जहीं यूनाइटेड स्टेट्स में 2021 में 5.7 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी, वहां 1.0 की वृद्धि दर दर्ज की जाएगी। चाइना के अंदर भी यही हालात आउटलुक के अंदर बताए गए थे। इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वृद्धि दर के अंदर कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि अन्य देशों के मुकाबले भारत की वृद्धि दर में थोड़ी वैल्यू ज्यादा है। यूके की अगर हम बात करें तो यहां 7.4 की वृद्धि जहां 2021 में थी, वो अब 0.0 के करीब 2023 में रहेगी, ऐसा आईएमएफ का प्रोजेक्शन है। ग्रोथ प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी 2.7% की दर से बढ़ेगी, जहां 2022 में 3.2 की दर से बढ़ी थी। आप विचार करिए कि 2023 में कोरोना की वजह से प्रभाव अभी दिखाई देने शुरू नहीं हुए हैं, तब जाकर के ये प्रोजेक्शंस हैं। अर्थात दुनिया में जो 2022 में घटा उसका प्रभाव 2023 में कैसे पड़ेगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने बताया है। आप सोचिए 19-20 पूरी तरह कोरोना में था, तब जाकर के 6.0% की ग्रोथ रेट थी। आज जब कोरोना का या फिर रशिया यूक्रेन का युद्ध का जो असर है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होने लगा है, उस समय भी ग्रोथ रेट का फोरकास्ट इतना नीचे है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी में एडवांस इकोनॉमीज की बात करें तो उनकी ग्रोथ रेट 1.1% रहने का उम्मीद है, और अगर हम इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया की अगर हम बात करें तो 3.7 के करीब रहने की बात है। यानी कि ये सब बातें दर्शाती हैं कि ग्रोथ के अंदर प्रोजेक्शंस नकारात्मक रहने की बात की जा रही है। ठीक है, बड़े कारण हमने कई बार आपसे डिस्कस किए हैं। वर्तमान में दुनिया $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी है। यूनाइटेड स्टेट्स जहां $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वहीं चाइना $19.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 2030 में चाइना की जीडीपी अमेरिका को पास कर जाएगी। यहां तक ये जानने लायक होना चाहिए कि दुनिया में 1871 से चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी का लीडर अमेरिका 1871 से वर्ल्ड इकोनॉमी का लीडर बना हुआ है, लेकिन 2030 में चाइना उसे सरपास कर जाएगा। ये बात थी आईएमएफ की। दुनिया की दूसरी बड़ी बैंक जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। दुनिया में 2 बड़ी बैंक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। आपने आईएमएफ की बात मुझसे सुन ली, अब वर्ल्ड बैंक की सुनिए। वर्ल्ड बैंक ने सितंबर में भी कुछ ऐसी ही बात कही थी और कहा था कि ग्लोबल रिसेशन 2023 के अंदर उत्पन्न होगा, और ऐसी स्थिति में आपको वो बहुत सारे ऐसे लोगों की बातें भी ध्यान रखनी होंगी जो दुनिया भर में प्रेडिक्शंस देते हुए घूम रहे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर बार-बार ध्यान दी जा रही है वो ये है कि केवल अर्थव्यवस्था को मेजर फैक्टर्स या मैन्युफैक्चरिंग से या इनसे ही देखा ना जाए, युद्ध या मैन्युफैक्चरिंग या फेडरल रिजर्व के द्वारा क्या फैसले लिए गए इनसे ना देखा जाए, बल्कि क्लाइमेट से भी देखा जाए। क्लाइमेट में आने वाले 2023 में और ज्यादा परिवर्तन देखा जाएगा। आपको ज्ञात हो कि इस 2022 में दुनिया ने बहुत ही अटपटे प्रकार का क्लाइमेट चेंज देखा है, जहां एक तिहाई पाकिस्तान बाढ़ में डूब गया, वहीं चीन के अंदर जबरदस्त हीट वेव रही, और वहीं अमेरिका के अंदर जबरदस्त साल के अंत में तूफान आया जिसके चलते लोगों की जान चली गई। ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन संभव है कि 2023 में तीव्र वर्षा, तीव्र गर्मी या तीव्र तूफान की तरफ इशारा कर सकती हैं। एनर्जी की कीमतें स्वतः ही बढ़ती भी रहेंगी, इस वजह से आने वाले समय में मंदी के बारे में चर्चा की जा सकती है। बात की जाए आरबीआई की, तो हमारी आरबीआई ने भी प्रेडिक्शन किया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8 फाइनेंशियल ईयर 2023 में रहेगी। इन्फ्लेशन जो है वो भले ही मार्च 2023 में 6% से नीचे आ जाएगी। ये थी अब तक की जानकारी।